बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर 1, 2, 3 हम सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे और साथ साथ इसके MCQs जो क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है इसको भी हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी वीडियोस अगर आपको चाहिए हो, मैथ साइंस दोनों के लेक्चर्स जो है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपके पास चैप्टर नंबर 4 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक, तो पहले समझते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इस पूरी कायनात में देखेंगे तो जितने भी चीज़ें हैं वो सब किस चीज़ से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, जो कि आप जानते ही हैं कि ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो किस चीज़ से बने हुए हैं, मेटल से बने हुए हैं। ठीक, ये जो मेटर है वो चेंज होते रहते हैं। एक जैसे कि अगर मैं पानी को देखूं तो पानी चेंज होके बर्फ़ में भी चेंज हो सकते हैं, बर्फ़ में चेंज होने के बाद दोबारा पानी भी बन सकते हैं। तो इसी तरह वुड अगर देखें, लकड़ी देखें या किसी भी चीज़ को अगर आप देखेंगे ना तो वो चेंज होते रहते हैं, एक से दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये जो चेंजेस है इसके दो तरह के चेंजेस हो सकते हैं, एक है फिजिकल चेंजेस और दूसरा है केमिकल चेंजेस। तो पहले इनको समझते हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो जितने भी मेटर्स है उन सब में अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे मेटर्स है इस अर्थ के ऊपर, इस कायनात के अंदर, जिसम जो क्या करते हैं दोबारा चेंज हो सकते हैं। एक दफ़ा चेंज होने के बाद आप दोबारा उसे उसी फॉर्म में, उसी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। उस तरह की जो मेटर्स है, उस तरह की जो चीज़ें हैं उससे कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को अगर आप एक दफ़ा कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा आसानी के साथ उसी में हम दोबारा ला सकते हो, तो उससे कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। मसलन अगर आप वाटर को जो है ना, इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स कहा जाता है इसे, आप इसे रिवर्स कर सकते हैं आसानी के साथ। अगर आप पानी को लेंगे, वाटर को लेने के बाद फ्रिज में रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में, तो फिर क्या होंगे, वो आइस बन जाएगा। अब उसी आइस को अगर आप चाहो तो दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, आसानी के साथ आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दोबारा पानी बना सकते हैं। इसका मतलब ये जो चेंजेस है ये फिजिकल चेंज है, समझ गए। इसी तरह अगर आप वुड को, लकड़ी को काटेंगे, एक बड़ा सा अगर लकड़ी लाएंगे, उसको तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, तो जो एक टुकड़ा है ना उसको अगर मैं दोबारा आपसे पूछूं कि ये क्या है तो आप बताएंगे कि ये वुड है, लकड़ी है कि नहीं। तो दोबारा वही रहेंगे, नई चीज़ नहीं बनेंगे, मतलब न्यू सब्सटेंस नहीं बनेंगे उस चीज़ से। तो ये जो चेंजेस है वो क्या होते हैं, सब्सटेंस। ठीक, तो ये जो चेंजेस है ये फिजिकल चेंज है जिसमें नई चीज़ नहीं बनती, समझ गए। जैसे कि अगर बनने वाली जो चीज़ें हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो अगर हम आग लगा जलाएंगे ना उस लकड़ी को, इसी लकड़ी को, तो फिर क्या होंगे, क्या वो दोबारा लकड़ी ही रहेंगे, उससे क्या होंगे, गैस बनेंगे, राख बनेंगी कि नहीं। तो ये नई चीज़ बनेंगे, दोबारा लकड़ी नहीं रहेगी। लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे, काटेंगे, अलग अलग करेंगे तो दोबारा वही रहेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको कहा जाता है फिजिकल चेंजेस, जिसमें नई चीज़ें नहीं बनते, इसे आसानी के साथ हम दोबारा उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका शेप बदल सकते हैं, उसका साइज़ बदल सकते हैं, लेकिन वो दोबारा रिवर्स करेंगे तो आसानी के साथ आप कर सकते हैं और नई चीज़ नहीं बनेंगे। तो इस तरह की जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी चेंजेस है बदलते हैं, उनको कहा जाता है फिजिकल चेंजेस, समझ गए। ये जो अमल होते हैं उसे फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। और इसी तरह अगर मैं इस कागज़ को इस तरह मोड़ेंगे तो यकीनन ये दोबारा कागज़ ही रहेंगे। जैसे कि आप किश्ती बनाते होंगे, कागज़ की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं वो बनाते होंगे, तो दोबारा कागज़ ही रहेंगे। तो ये जो चेंजेस है, ये जो फ्लैट था पहले, अब आपने कोई शक्ल दे दी, तो वो जो चेंजेस है वो फिज़िकल चेंजेस होंगे। इस तरह के बेशुमार चीज़ें हैं जिसे हम क्या कहेंगे, फिज़िकल चेंजेस कहेंगे। और इसी तरह अगर हम देखेंगे तो इस अर्थ के ऊपर, इस कायनात में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप चेंज करेंगे
तो फिर वो दोबारा आप रिवर्स करके उसी फार्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक, जैसे कि अगर आप इस लकड़ी को जो कि हमने अभी बात की यहाँ पे, तो उस लकड़ी को अगर आप जलाएंगे तो फिर उससे क्या निकलेंगे, गैस निकलेंगे और राख बनेंगे वहाँ पे, यही है ना, एशिस कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये दो चीज़ें अगर हम ज्वाइन करके क्या हम दोबारा लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते आसानी के साथ इसको। तो ये जो है इससे कहा जाता है केमिकल चेंजेस, जो आसानी के साथ हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, दोबारा इस फॉर्म में हम नहीं ला सकते। समझ गए? तो ये जो चेंजेस है, इस चेंजेस को कहा जाता है केमिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि इसे हम दोबारा वही इसी फॉर्म में नहीं ला सकते। और दूसरा, नई चीज़ बनेंगे। हमने यहाँ पे कहा था कि न्यू सब्सटेंस जो है ना वो नहीं बनेंगे, तो यहाँ पे यकीनन न्यू सब्सटेंस ही बनेंगे। जैसे कि एक वुड था, उसको हमने जलाया तो हमारे पास दो रिजल्ट मिल गए। क्या मिला? आपके पास गैस मिल गए और एशिस मिल गए। यहाँ यकीनन दो नए सब्सटेंस आपके पास आएंगे, कन्वर्ट होके, चेंज होके। तो ये जो चीज़ें हैं इसे कहा जाता है केमिकल चेंजेस। और इसी तरह हमने पिछले चैप्टर में, चैप्टर 1 में सीखा था कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ना, वो क्या करते हैं कि लाइट आते हैं सूरज से। इसके बाद ये जो पौधे हैं, फर्ज करें ये पौधा है, ठीक, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद यहाँ से पानी आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट करके हमें ग्लूकोज, या यूँ समझ लीजिएगा कि अपने लिए खुराक बनाते हैं कि नहीं। जो ये जो खुराक है या जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है, इसको हम दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और दोबारा वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते आसानी के साथ। समझ गए? तो ये जो अमल है, ये जो प्रोसेस है, इसे भी क्या कहेंगे हम? केमिकल चेंजेस कहेंगे, जिसमें हम दोबारा उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ गए? और यकीनन ये नई सब्सटेंस बनेंगे। तो ये दो चीज़ें आपने अच्छे तरह से जहन में रखना है। इसके बाद है आपके पास केमिकल चेंजेस में दो चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। एक है आपके पास कंबशन और रस्टिंग। ठीक, तो ये दो चीज़ें हम अभी साथ साथ सीखेंगे ताकि आपको दोनों की समझ अच्छी तरह से हो। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। तो कंबशंस का मतलब क्या होते हैं? अगर हम ना किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो ये जो जलने का अमल है, इसे कहा जाता है कंबशन। मतलब बर्निंग का जो प्रोसेस है ना, बर्निंग का जो अमल है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़, जो मैटर है वो जल रहे हो, तो वो जो अमल है उसे कंबशंस कहा जाता है। ये इसे आमतौर पर बर्निंग भी आप कह सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे तो लकड़ी जब जलेंगे ना तो क्या होंगे, वहाँ से आपको गैस मिलेंगे और रस्ट मिलेंगे, राख मिलेंगे कि नहीं। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, इसे कंबशंस कहा जाता है। तो सादा अल्फाज में आप इसे बर्निंग कह सकते हैं। बर्निंग, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बर्निंग होते हैं कंबशन। तो इसका जो साइंटिफिकली इसका मतलब क्या है? अब साइंटिफिकली अगर आप देखेंगे ना तो फिर क्या होंगे, अगर हम इसका जो प्रोसीजर है उस अमल को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं, इसमें किसी चीज़ को अगर आप ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे आपको फ्यूल दिया हुआ है बुक में, तो किसी भी चीज़ को, जैसे कि वुड हो या किसी भी रबर हो या किसी भी चीज़ को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए अगर आप एक मोमबत्ती लेंगे ना, उसको जलाने के बाद ऐसे रखेंगे, रखने के बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर गिलास रखेंगे जलने के बाद। ठीक, गिलास इस तरह रखेंगे तो कुछ देर के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, बुझ जाएंगे यकीनन। तो ये क्यों बुझेंगे? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो फिर ये जो बर्निंग का अमल है वो कभी भी नहीं होंगे। तो आपने ये याद रखना है कि ऑक्सीजन हो तो फिर ये बर्निंग या कंबशन होंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं हो, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपको यकीनन कंबशन का जो अमल है वो नज़र नहीं आएंगे। तो ये दोनों जो अमल करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट में आपको क्या मिलेंगे, ये आप देख कर ही बता सकते हैं। राख मिलेंगे और आपको दो चीज़ें मिलेंगी, लाइट और आपके पास क्या मिलेंगे, हीट मिलेंगे। अगर आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो या तो लाइट मिलेंगे, यकीनन लाइट मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको हीट मिलेंगे, गर्माहट। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम किसी बड़े या ज़्यादा अगर लकड़ी को जलाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी, लाइट मिलेंगे या हीट मिलेंगे, जिसे एनर्जी कहा जाता है। ठीक, तो इसके साथ साथ जलने के अमल के बाद जो अगर मोमबत्ती हो तो उससे यकीनन राख भी मिलेंगे, मुख्तलिफ जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है कंबशन। इसमें क्या होते हैं
किसी भी चीज़ को अगर ऑक्सीजन के साथ ओ ही लिखना चाहिए था या पूरा लफ्ज़ लिखें, ठीक, इस तरह नहीं लिखेंगे। तो फ्यूल और ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं राख की सूरत में, और इसके बाद वाटर मिलेंगे, और इसके बाद आपको एनर्जी, जिसमें दो चीज़ें शामिल हैं। एनर्जी में क्या है, अगर मोमबत्ती को जलाएंगे तो वहाँ से लाइट मिलेंगे और हीट मिलेंगे, यही है ना। तो ये आपको ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है, इसे कहा जाता है कंबशन, बर्निंग का जो अमल है वो, समझ गए। साइंटिफिकली ये होंगे और आमतौर पर हम इसे आम अल्फाज में बर्निंग कहा जाता है कंबशन को। और इसी तरह अगर हम रस्टिंग को देखेंगे ना, तो रस्टिंग का मतलब क्या होते हैं, जंग लग जाना। अब जंग कैसे लगते हैं ये तो आप जानते ही हैं कि अगर आप किसी भी लोहे को, आयरन को अगर आप खुली जगह पे छोड़ेंगे या उसके ऊपर जब पानी आएंगे ना, पानी बारिश का हो या किसी तरह वो पानी इसके ऊपर लग जाए, तो फिर उसका रंग चेंज हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं। मतलब पहले आयरन और पानी था, बाद में वो क्या बनेंगे, वो जंग आलूदा एक चीज़ बनेंगे, यही है ना। अब वो जो नई चीज़ बनेंगे जंग आलूदा, इसे आयरन ऑक्साइड कहा जाता है यकीनन साइंस की ज़बान में। तो हमें यहाँ से आप देख सकते हैं साइंटिफिकली ये जो अमल है इसे रस्टिंग कहा जाता है, जिसमें क्या होते हैं, लोहा और बाकी जो ऑक्सीजन है वो दोनों जब मिलते हैं तो फिर उससे क्या होंगे, यकीनन वो रस्ट होंगे, वो जंग लग जाएंगे, जंग आलूद होंगे। तो इस अमल को, इस प्रोसेस को, इस जो प्रोसीजर है, ये जो अमल है, इसे रस्टिंग कहा जाता है। अब ये जो रस्टिंग है वो होते किस तरह है, ये तो आप जानते ही है कि अगर हम लोहे को, आयरन को अगर खुले जगह पे छोड़ेंगे तो यकीनन उससे ऑक्सीजन का जो रद्द अमल है ना वो तो होते ही है। तो जब ये ऑक्सीजन कहाँ से, तो पानी में जो आप जानते ही है H2O, तो वहाँ से ऑक्सीजन रिएक्ट करके हमें एक नई चीज़ मिलेंगे। तो ये जो है ना, इसे कहा जाता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो ऑक्साइड मिलेंगे यकीनन। तो ये जो अमल है साइंटिफिकली इसे क्या कहा जाता है, रस्टिंग कहा जाता है। जंग लगने का जो अमल है वो, आयरन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो यकीनन एक नई चीज़ ब्राउन शक्ल में आपको मिलेंगे, जंग आलूद होंगे यकीनन। तो इस जो नई चीज़ है ना वो आयरन ऑक्साइड होंगे, और आप देख सकते हैं ये दोबारा हम इसे कन्वर्ट आयरन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट आसानी के साथ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है, और ये भी केमिकल चेंजेस है जिसमें हम आसानी के साथ इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये कंबशन और रस्टिंग, ये अलग अलग रेट करने के बजाय आपने इसको साथ साथ समझना है, ताकि दोनों का डिफरेंट फ़र्क पता चले और आप इसे इजीली याद रख सके, ठीक। इसके साथ साथ अगर आप जंग लगने से बचाना चाहते हैं आयरन को, तो उसके लिए कोटिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, या ठीक, कोटिंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद और से बहुत से काम है जिसकी मदद से आप इनको जंग आलूद होने से या रस्टिंग होने से आप बचा सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखना है। तो ये हो गया आपके पास फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अब आते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम बुक की मदद से समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी रिफर टू द कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किरदार होते हैं, जो खूबी होते हैं ना, खामी खूबी वगैरह, तो वो होते हैं प्रॉपर्टीज़। यकीनन फिजिकल प्रॉपर्टी से कहा जाता है। तो इसमें जो स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो ये किस तरह से चेंज होते हैं, क्यों चेंज होते हैं, किस हिसाब से वो चेंज होते हैं, ये सब आते हैं प्रॉपर्टीज़ में, समझ गए। तो इसमें पहला जो प्रॉपर्टी है वो है थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें एक्टिविटी आपके पास दिया हुआ है, इसकी मदद से हम समझते हैं यहाँ पे कि अगर हम ना किसी मेटल्स को लेंगे, जो चीज़ें हैं प्लास्टिक की आपको दिया हुआ है, आयरन की, यहाँ पे जो एक और मेटल भी दिया हुआ है, तो यहाँ इस एक्टिविटी की मदद से हम समझेंगे कि किसी भी हीट को ना किस तरह से वो कंडक्ट करते हैं, किसी भी कोई जो चीज़ें हैं वो हीट को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है उसकी मदद से हम समझेंगे।
देखेंगे इसमें आपने जो मेटल्स है यहाँ पे प्लास्टिक और यहाँ पे आयरन दिया हुआ है। अब आपने करना क्या है, या आपने ऑयल लेना है या डालडा समझ लीजिएगा। तो डालडा को आपने, जिसे आमतौर पर हम डालडा ही कहते हैं ना, ऑयल के एक है वो, तो डालडा आपने यहाँ से ऊपर और यहाँ से ऊपर तीनों का लेना है। लेने के बाद गर्म पानी में इसको डुबो देना है ऐसे इस तरह करके ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है इस मेटल में हीट जो है वो तेज़ी के साथ वो कंडक्ट, पहली चीज़ तो वो लेंगे, जल्दी से लेने के बाद वो क्या करेंगे, आगे ट्रांसफ़र भी जल्दी से करेंगे और इसमें इसकी निस्बत कम कंडक्टिविटी होंगे, मतलब लेने के जो अमल है वो कम होंगे और आगे भी वो कम प्रोसेस से वो ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें तो बहुत ही कम होंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये जो डालडा है ना वो जल्दी से नीचे पिघल के आ चुके हैं। ये थोड़ा सा पिघला है और ये अभी इसका यहाँ तक हीट पहुँचा ही नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से काम करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इसमें मेटल्स अगर डिफरेंट हो तो यकीनन कंडक्ट भी डिफरेंट ही होंगे। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके बाद है डक्टिलिटी, तो एबिलिटी टू बी शेप्ड और ड्रॉन इनटू ए वायर। तो किसी भी जो मेटल है ना उसको अगर आप वायर में कन्वर्ट करना हो तो उसका जो अमल है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कहा जाता है डक्टिलिटी। ठीक, इसमें क्या आते हैं, आपको यहाँ पे कॉपर का दिया हुआ है, इसके बाद सिल्वर का भी, गोल्ड के भी, सारी जो चीज़ें हैं इसको आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं वायर में। और इसी तरह मेलेबिलिटी में क्या होते हैं, इसमें वो इसको शीट में चेंज कर सकते हैं आप इसको। तो ये जो एबिलिटी है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने फोर्स यूज़ करना है, इसमें आपने कोई भी अमल करके ना इसको चेंज करना है शीट्स में। तो ये जो है इसे कहा जाता है मेलेबिलिटी, समझ गए। तो ये दो प्रोसेस है, इसमें चेंजिंग कुछ इस तरह से हो सकती है। इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आप जानते ही है पहले से ही, वो टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर होते हैं जिसमें क्या होते हैं कि जो सॉलिड है ना वो लिक्विड में चेंज होते हैं। जैसे कि अगर आपने आइस को पानी में कन्वर्ट करना हो तो फिर 1 डिग्री या -2-3 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, यही है ना। अगर माइनस में हो तो फिर वो चेंज नहीं होंगे। तो एक ख़ास जो टेम्परेचर है, 1 टेम्परेचर आमतौर पर होते हैं, 1 डिग्री पे ये चेंज होते हैं। तो ये एक ख़ास जो टेम्परेचर है एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, तो ये इसी को कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर पानी ले लें तो पानी को 100 जब आप हीट देंगे ना टेम्परेचर, तो यकीनन ये बॉयल होंगे। तो ये जो पॉइंट है बॉयल, इससे कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें लिक्विड जो बॉयल होते हैं उसका जो होते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट। और सॉल्युबिलिटी, तो अगर आप किसी भी चीज़ में ना जैसे कि अगर मैं पानी ले लूँ, इसमें एक बाल्टी लेके, तो इसमें अगर आपने नमक डालनी हो या चीनी डालनी हो तो एक ख़ास मकदार में ही हम डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाल सकते। जैसे कि 1 लीटर हो यहाँ पे, तो फिर हम कितना यहाँ से पानी डाल सकते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा 10 किलो तो इसमें नहीं डाल सकते ना। तो ये जो है इसे कहा जाता है सॉल्युबिलिटी इज़ द मैक्सिमम अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट होते हैं जो सॉल्यूट हो सकते हैं, उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं एक ख़ास मकदार में, समझ गए। तो ये होते हैं सॉल्युबिलिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इसको भी ज़हन में रखना है। इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसको भी समझते हैं। तो हमने देखा कि जो बर्निंग का जो अमल है उसमें ज़्यादातर केमिकल प्रोसेस ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टी आर फ्लेमेबिलिटी, एबिलिटी टू रस्ट, रिएक्टिविटी ऑफ मैनी। तो हमने ये दोनों अच्छी तरह से सीखा है कि किस तरह से जो रस्टिंग का अमल है और किस तरह से जो जलने का अमल है ये होते हैं। तो इस जो प्रोसेस है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसी को केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो उन्होंने फ्लेमेबिलिटी के लिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये तो हम सीख कर आए हैं। रस्टिंग का जो अमल है इज डिफाइन एज हाउ इजीली कैन द सब्सटेंस बर्न, तो किस तरह कितनी आसानी के साथ वो बर्न हो सकते हैं। तो आप मुख्तलिफ चीज़ों को देखेंगे कि वो जल्दी से वो बर्न नहीं होंगे या कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसके लिए टाइम लगेंगे। तो ये किस तरह से हो सकते हैं, कितना टाइम लगेंगे, कितना आसानी के साथ हम उसे बर्न कर सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है इसे फ्लेमेबिलिटी कहा जाता है, समझ गए। तो बाकी चीज़ें आप समझ सकते हैं। आयरन फॉर एग्जांपल कंबाइंस विद ऑक्सीजन विद द प्रेजेंस ऑफ
ऑफ वाटर टू फॉर्म रस्ट आयरन ऑक्साइड। ठीक, तो इसको हमने डिटेल से सीखा भी था। तो ये होते हैं आपके पास प्रॉपर्टीज, समझ गए। तो आते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एमसीक्यूज दिया हुआ है, इसको अच्छी तरह से समझ के करने की कोशिश करते हैं। सवाल ए एमसीक्यूज दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब कर देना है। पार्ट 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो आपको फिजिकल चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होते हैं। तो ये रिवर्सिबल होते हैं और इसका साइज शेप बदल सकते हैं, ठीक है ना, यही है। तो आपने इनको अच्छी तरह से जहन में रखना है। इसके बाद देखना है मिक्सिंग बेकिंग सोडा एंड विनेगर कॉज बबल्स। तो अगर आप सिरका को सोडे में मिक्स करेंगे ना, तो उसके बाद जो सबब बनते हैं बबल्स के, क्या ये फिजिकल चेंजेस है? नहीं है, केमिकल चेंजेस है, गैस की शक्ल में चेंज होना। फिर आप उसे दोबारा सोडा और सिरके में अलग तो नहीं कर सकते ना। दूसरा है चॉपिंग ऑफ लॉग्स। तो जो लकड़ी है उसको तोड़ के अलग अलग हिस्से में तकसीम कर देना। तो क्या ये फिजिकल चेंजेस है? बर्निंग ऑफ पेपर विथ लाइटर। लाइटर से अगर आप इस कागज़ को जलाएंगे तो ये क्या फिजिकल है या केमिकल है? बेकिंग ए बर्थ केक फॉर योर मदर। तो आप अपने माँ के लिए जो बर्थडे केक बनाए हैं वो, तो क्या ये इसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर आप जलाएंगे तो क्या रिवर्स है? क्या आप गैस और जो राख है उसको मिला के दोबारा कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये आएंगे केमिकल में, ये भी केमिकल, ये भी केमिकल। तो चॉपिंग ऑफ लॉग, ये जो लकड़ी है ना उसको तोड़ेंगे तो दोबारा लकड़ी ही रहेंगे, वुड ही रहेंगे। तो आपके पास आंसर ये होंगे चॉपिंग ऑफ लॉग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। तो कौन सा वाला केमिकल चेंजेस है वो आपने यहाँ पे सर्च कर देना है। फिलिंग अप ए बालून विथ एयर गैस, तो यकीनन ये नहीं होंगे, फिर ये तो गैस ही है ना। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो वाटर को फ्रीज कर देना। तो अगर आप वाटर को आइस में चेंज करेंगे तो दोबारा वाटर में हम चेंज कर सकते हैं, तो ये फिजिकल में आएंगे। फोटोसिंथेसिस, तो हमने इसको अच्छी तरह से सीखा था कि केमिकल चेंजेस में फोटोसिंथेसिस का जो अमल है ना वो आते हैं केमिकल चेंजेस में। और बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो बॉयल करेंगे गैस बनेंगे, गैस को वो दोबारा आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर में आपने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस को टिक कर देना है। अगला है विच चेंज कैन बी इजीली रिवर्स। तो कौन सा वाला जो चेंजेस है वो आसानी के साथ हम रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा इसी सेकंड में ला सकते हैं। अगर आप पानी को बर्फ़ में चेंज करेंगे तो दोबारा बर्फ़ को चेंज कर सकते हैं। तो इस चेंजेस को क्या कहा जाता है? फिजिकल चेंजेस कहा जाता है। तो आपने इसको क्या करना है? टिक कर देना है फिजिकल चेंजेस को। इसके बाद है व्हेन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम द वन इट वाज फॉर्म्ड। तो जो पहले था उससे मुख्तलिफ होना। व्हेन ए न्यू सब्सटेंस, नई चीज़ बने, इज फॉर्म्ड विथ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद डिफरेंट फ्रॉम द वन, उससे मुख्तलिफ हो, इट वाज फॉर्म्ड, जिससे बनाया गया है। जैसे कि वाटर से अगर कोई नई चीज़ बनाया जाए ना, जैसे कि अगर आप लकड़ी को बर्न करेंगे या यूँ समझ लीजिएगा लकड़ी को बर्न करेंगे तो गैस बनेंगे और राख बनेंगे। तो ये जो नई चीज़ है ना वो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इट वाज फॉर्म जो बनते हैं तो किस में बनते हैं? केमिकल में बनते हैं, फिजिकल में, या फ्रीजिंग में, बॉइलिंग में। तो आपने अच्छी तरह से सीखा पूरे इंट्रो में कि केमिकल में क्या होते हैं, ये चेंज होते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, पहले की निस्बत बिल्कुल अलग से एक चीज़ बन जाते हैं। ठीक, अगला है इसके बाद 5, पार्ट 5 है इफ़ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस रिमेन अनचेंज एंड ओनली द स्टेज चेंज इज कॉल्ड। अगर सिर्फ स्टेज चेंज हो जाए और उसका सब्सटेंस चेंज नहीं हो तो उसे क्या कहा जाता है? पहले के सवाल की तरह ही उन्होंने इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछा है कि इफ़ द केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो सब्सटेंस रिमेन अनचेंज हो एंड ओनली स्टेज, सिर्फ जो शक्ल है, सूरत है वो बदल जाए तो उसे कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। यही है ना। अगर एक नई चीज़ बन जाए तो केमिकल चेंजेस था, लेकिन शेप बदल जाए, शक्ल बदल जाए, हालत बदल जाए तो उसे फिजिकल चेंज कहा जाता है। आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए फिजिकल चेंज। तो कौन सा वाला फिजिकल चेंज का जो है ना एग्जांपल है, मिसाल है। अगर हम देखेंगे तो मेटल रस्टिंग, मेटल को अगर आप रस्ट करेंगे, जैसे कि हमने अच्छी तरह से सीखा रस्टिंग में कि मेटल किस तरह से रस्ट होते हैं।
सिल्वर टर्निशिंग, तो सिल्वर टर्निश किस तरह से हो सकते हैं। बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर, तो ये आप समझ सकते हैं कि कौन सा वाला जो है ना फिजिकल चेंजेस है, फिजिकल में आते हैं। तो अगर आप वाटर को बॉयल करेंगे, जो कि हमने अभी अभी सीखा कि तो वो गैस में दोबारा आप यकीनन गैस में होंगे तो गैस को आप दोबारा वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही है ना। तो आपने इसके ऊपर करना है टिक का निशान, समझ गए। वाटर को आप अच्छे बॉईल करने के बाद दोबारा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब ए फिजिकल चेंज, तो फिजिकल चेंज में कौन सा वाला बेस्ट है। कंपोजिशन चेंज होंगे, कंपोजिशन स्टे द सेम होंगे, स्टेट स्टेज द सेम होंगे, मास इज लॉस्ट होंगे। तो जो कंपोजिशन है ना वो दोबारा सेम ही रहेंगे, तो यकीन कंपोजिशन चेंज नहीं होंगे। फिजिकल चेंजेस में दोबारा आप चेंज करेंगे तो कंपोजिशन तो वही रहेंगे, तो बाकी मास इज लॉस्ट, मास कम तो नहीं होंगे ना। स्टेट स्टे द सेम, तो ये हालत भी सेम रहेंगे, तो यहाँ पे कंपोजिशन स्टे द सेम पे टिक कर देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, तो कौन सा वाला केमिकल चेंजेस है उसकी मिसाल है। तो केमिकल चेंज में हम आसानी के साथ चेंज नहीं कर सकते। वाटर फ्रीज को आसानी के साथ हम कर सकते हैं। वुड को कट करने के बाद यकीनन वुड ही रहेंगे। ब्रेड इज बेक्ड, तो ब्रेड को जब आप बनाएंगे ना रोटी को, तो इसके जो आटा पानी वगैरह को हम अलग नहीं कर सकते, यही है ना। तो वायर इज बेंट, तो वायर तो हम बेंट करने के बाद दोबारा हम इसे उसी फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये है ब्रेड इज बेक्ड, ठीक, रोटी। इसी तरह 9 है रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो रस्टिंग के लिए क्या क्या हिफाजती जो इकदाम है वो आप कर सकते हैं। किस तरह रस्टिंग होने से आप किसी भी चीज़ को, किसी आयरन वाली जो चीज़ें हैं ना उसको बचा सकते हैं। तो स्क्रैचिंग, स्क्रैच करके, पेंटिंग कलर करके, वॉशिंग धो के, या क्लीनिंग साफ करके। तो हमने इसको भी अच्छी तरह से सीखा कि पेंट करके, ब्रश की मदद से पेंट करके या कोटिंग करके इसको आप महफूज बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हवा में जो ऑक्सीजन है ना वो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उसके साथ अगर वो मिक्स हो, रिएक्ट हो तो फिर ये ख़राब होंगे। तो इसके लिए आपने करना है पेंटिंग, समझ गए। अगला है मिल्क ट्रांसफर, दिस इज, तो मिल्क सॉल्ट में जो चेंज होते हैं वो फिजिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये फिजिकल तो नहीं है ना, केमिकल चेंजेस है, इसे हम दोबारा नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपने करना है टिक का निशान, समझ गए। तो ये हो गए आपके पास कंप्लीट एमसीक्यूज। तो अगली वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो है उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।